और आक्रोशित थे, यूथ थी, तो पुलिस की गाड़ी को पलट दी। किसी न्यूसेंस ने शायद उसमें आग लगाने की कोशिश भी की। बेसिकली मैं बार-बार इस बात को दोहराता हूँ कि पुअर पॉलिटिकल लीडरशिप इसके ज़िम्मेदार है। इस पर आपका क्या आपका विचार है? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ा जो संकट है वो अकाउंटेबिलिटी का ही है। दूसरा एक बड़ा जो विवाद का विषय इन दिनों देश में चल रहा है, वो जो जजेस की नियुक्ति का जो मसला है, कॉलेजियम। कॉलेजियम का मसला है। आज हमारे साथ एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनके बचपन से ही राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में रुचि रही है। आपने बीकानेर संभाग के सबसे बड़े महाविद्यालय डूंगर महाविद्यालय से स्नातक की। उसके बाद इसी महाविद्यालय से आपने कानून की डिग्री हासिल की। फिर दूरस्थ शिक्षा से आपने सोशल वर्क में मास्टर की। आपने गांधीज्म को खूब पढ़ा है, आपने लोहिया को पढ़ा, आपने जेपी को पढ़ा। आगे चल करके आपने गांधीज्म में जैन विश्वविद्यालय से आपने पीएचडी की। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन रामावत। तो आइए चलते हैं, हम ऐसी शख्सियत से बात करेंगे, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखाव साहब से। शेखाव साहब, आपका टॉक विद बीएमआर में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार ब्रजमोहन जी, धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मौका देने के लिए। जी, बहुत बहुत आभार। डॉक्टर साहब, जैसा हमने आपके बारे में खूब सुना है, तो मैं आपके बचपन से ही शुरू करूंगा। आपकी रुचि रही है सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने की, तो आपको ये सब चीजें कहाँ से मिली? आपको इसकी प्रेरणा कैसे मिली और कैसे आया कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना है? देखिए, मेरी स्कूल की पढ़ाई लुनकनसर में हुई। 8वीं तक मैं एक निजी स्कूल में पढ़ा, फिर सरकारी स्कूल में पढ़ा। बचपन से ही किताबें पढ़ने का खूब शौक रहा। आप या यूँ कहिए कि किताबों से दोस्ती रही। जी। पढ़ने लिखने में मैं ठीक था, एकेडमिक रिकॉर्ड मेरा अच्छा था। तो वहीं से मुझे एक तो पढ़ने के प्रति रुचि पैदा हुई। पढ़ने के प्रति रुचि पैदा होने के कारण मैंने 9वीं 10वीं क्लास तक ही लोहिया को, जेपी को, बहुत सारे मूवमेंट्स को, फ्रीडम मूवमेंट्स को, गांधी की बायोग्राफी को मैंने 8वीं क्लास में पढ़ लिया था। तो इन सब चीज़ों का कहीं न कहीं मुझे लगता है कि असर रहा, थोड़ी समझ विकसित हुई। और बाद में जब मैं कॉलेज में आया, तो स्वाभाविक रूप से कुछ एक घटना ऐसी हो गई, जिसने छात्र राजनीति की तरफ तब्दील कर दिया। फिर मैं शुरू से ही विद्यार्थी परिषद से जुड़ा था। तो विद्यार्थी परिषद की भी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही मेरी समझ विकसित करने में, राजनीतिक समझ विकसित करने में। और इस दौरान इसे राजनीतिक काम भी कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली एक सोशल वर्क था। लोगों के बीच जाना, लोगों में दुख तकलीफ में काम आना, वंचित की, पीड़ित की, शोषित की, उपेक्षित की, उसकी किसी आवश्यकता में मदद करना और बाकी सामाजिक कार्य करते रहना। तो एक स्वभाव था और किताबों का असर रहा, पढ़ने लिखने का असर रहा। फिर कुछ दोस्त ऐसे मिले, कुछ साथी ऐसे मिल गए, उनका भी प्रभाव रहा। कुछ मार्गदर्शक मिले, उनका भी बड़ा प्रभाव रहा। तो ये एक सतत प्रोसेस रहा, जिसके कारण सामाजिक और राजनीतिक कामों में रुचि बनती गई। तो जिस समय बच्चों के खेलने का समय होता है, आपने उस समय जेपी, लोहिया और गांधी को पढ़ना शुरू कर दिया? हाँ, खेल में ही पढ़ने की रुचि तो थी, खेलते हुए भी, और किताबों से प्रेम रहा। मैं जब लूणकनसर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रहा था, तो लाइब्रेरी में कोई स्टूडेंट नहीं जाता था, लेकिन मैं रेगुलर लाइब्रेरी में जाता था। और मिश्रा जी थे हमारे एक लाइब्रेरियन, उनके यहाँ से किताबें लेके आता था। वो निरंतर मुझे किताबें देते थे पढ़ने के लिए। तो रुचि विकसित हो गई। ये तो एक स्वाभाविक थी, या कुछ मानवीय संस्कार में थी इस तरह की चीज़। तो किताबों से दोस्ती रही, उनका बड़ा लाभ मुझे जीवन में मिला। और वही आगे रुचि चलती रही और आप उसको स्नेह उसमें और सुधार करते गए। जी, किताबों के साथ ही फिर कुछ अच्छे लोगों का सानिध्य मिला। आदरणीय मानचंद सुराणा साहब का सानिध्य, उससे मुझे लगता है बहुत निखार आया। मेरा उनसे परिचय लेट आवर्स में हुआ, जब 13 में विधायक जीत गए थे। उसके बाद में मेरा उनसे मिलना-जुलना बढ़ा। तो इस अवस्था में एक 90 साल का आदमी और किस तरह से जन सरोकारों के लेके, पब्लिक के मुद्दों के लेके किस तरह से जागरूक रहता है, खुद पढ़ता है, डेप्थ में जाते हैं, लोगों से मिलना और
निरंतरता मतलब वो एक प्रेरणा देने वाली चीज़ थी। ऐसे बहुत सारे लोग और भी मिले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई प्रचारकों का अनुभव भी रहा। विद्यार्थी परिषद के जो संगठन मंत्री हैं, उन लोगों के साथ का सानिध्य का भी लाभ मिला। भारतीय जनता पार्टी में खूब सारे लोग थे, जिनको देखने समझने का अवसर मिला। अटल जी को प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए देखा, भैरव सिंह जी को देखा, तो ये सब इन सब लोगों की कहीं न कहीं प्रेरणा रही। डॉक्टर साहब, ये तो बाद की बात है, मैं थोड़ा-सा पीछे जाऊँगा। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही? साधारण परिवार से थे, दादाजी किसान थे, फौज में नौकरी करी, हुँ, गाँव में रहते थे। हुँ, पिताजी ने आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में लुड़कनसर में काम किया हुँ, और माताजी गृहिणी थी, छोटा परिवार था। हुँ, तो ऐसा कोई फैमिली बैकग्राउंड, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था नहीं। हमारे परिवार में फ़ौज में नौकरी की परंपरा रही है, शेखावटी में हुँ, हर गाँव-गाँव में, घर-घर में शहीद रहे हैं और ये परंपरा तो देश की आज़ादी से पहले भी 1000-2000 साल तक हमारे पूर्वज लड़ते रहे लोगों के लिए। हुँ। तो वो सब चीज़ें एक साधारण परिवार का बैकग्राउंड रहा। तो आपके पिताजी की पढ़ने-लिखने में रुचि थी? उनकी इतनी रुचि नहीं थी, हुँ, लेकिन वो चिकित्सक का काम करते थे और उस काम में सेवा भाव तो उनमें था ही। सामाजिक कामों में उनकी भी रुचि रही हुँ। और कहीं न कहीं ये एक कारण भी रहा जिसके कारण मुझ में ऐसे संस्कार आए। आपने राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र जीवन से की और आपको राजनीति करते हुए लंबा अरसा हो गया। आज आप अपने आप को किस स्तर पर देखते हैं? ब्रिजमोहन जी, मैं कहता हूँ मुझे राजनीतिक जिसको आप राजनीतिक क्षेत्र कहते हैं, मैं मानता हूँ सामाजिक काम छात्र जीवन में शुरू कर दिया। हुँ, उसको छात्र राजनीति भी कह सकते हैं, काम सामाजिक काम ही था हुँ, और निरंतर काम किया, विद्यार्थी परिषद में काम किया, फिर जो भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा है, युवा मोर्चा, उसमें प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर की ज़िम्मेदारियाँ रही। तो कहीं न कहीं संगठनात्मक काम करते-करते लेकिन इन सबसे ज़्यादा भी जो काम है, वो पब्लिक के बीच में काम करने का अवसर मिला और राजनीतिक रूप से मैं अपने आप को एक कार्यकर्ता समझता हूँ और मुझे लगता है ताजीवन कार्यकर्ता ही रहूँगा हुँ, और लोगों के बीच रहना, लोगों के दुःख तकलीफ में काम आना, उनकी कुछ समस्याओं को समाधान कर पाने की कोई कोशिश करना, उससे संबंधित कोई पॉलिसी बना पाना, किसी निर्णायक स्तर पे लेके आना, ये मेरी रुचि है और जो मुझे लगता है कि जीवन भर यही काम करना है, इसी क्षेत्र में काम करना है, तो उसको ज़्यादा ढंग से कर सकें, ईमानदारी से कर सकें। हुँ, मैंने युवा मोर्चा में काम करते हुए हमारे जो सीनियर साथी थे, हुँ, उनसे एक बात सीखी। उन्होंने कहा, "जो भी काम करो, आप ईमानदारी के साथ करो।" हुँ, सामान्य तौर पे क्या राजनीतिक कार्यकर्ता राजनीति को गंभीरता से नहीं लेते। बहुत हुँ, सारे राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं लेते। हुँ, उसको एक टाइम पास की भूमिका में लोग लेते हैं। हुँ, तो ये इस बात की प्रेरणा मुझे मिली कि जो भी काम करो उसको आप ईमानदारी के साथ करो, पूरी तन्मयता से करो, प्रतिबद्धता के साथ करो। हुँ। तो ये जो भी पढ़ने-लिखने की रुचि है, इसका प्रभाव भी आप ये मानिए कि मैं निरंतर मुद्दों को लेके समझने की कोशिश करता हूँ, अखबारों के माध्यम आपके से, आँकड़ों के आलेख माध्यम आते से। रहते हैं अखबारों में। हाँ। एडिटोरियल पेज पर प्रदेश के समाचार पत्र और देश के समाचार पत्रों में भी हम पढ़ते हैं। हाँ, ये उसी का नतीजा है कि जब आदमी का थॉट प्रोसेस होता है, सोचता है, विचारता है, तो उससे हुँ, कुछ न कुछ चीज़ें निकलती हैं। हुँ, तो वो कहीं न कहीं आर्टिकल्स के रूप में आ जाती हैं। कई बार सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफ़ॉर्म हैं, उस पे भी मुद्दों और मसलों को लेके बात रहती है। मैं छात्र संघों के कार्यक्रमों में जब भी जाता हूँ, तो मैं युवाओं से इस बात की ज़रूर अपील करता हूँ कि दुनिया में कहीं कोई घटना घट रही हो, हुँ, एक तो उस घटना पे हमारा कोई न कोई एक ठोस विचार बनना चाहिए कि ये हुँ, गलत हो रहा है, सही हो रहा है। हुँ, और दुनिया में कहीं भी अन्याय हो रहा है, तो उसकी हुँ, प्रतिकार की आवाज़ तो खड़ी होनी ही चाहिए। हुँ, इस बात का मैं पक्षधर रहा हूँ और मैं ये चाहता भी हूँ, मेरे साथ काम करने वाले, सीखने वालों को भी मैं निरंतर इस बात के लिए कहता रहता हूँ कि हर मुद्दे पे आपकी समझ होनी चाहिए, आपका एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, आपका एक क्लियर विज़न होना चाहिए और कहीं प्रतिकार दुनिया के किसी भी कोने में प्रतिकार हो रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज़ तो उठानी ही चाहिए। जी, सुरेंद्र सिंह जी, आप ने जैसे कहा कि आपका एक थॉट होना चाहिए। मुझे ये आपका थॉट ये कहाँ से है कि आप एक मजबूती से अपनी बेबाक राय रखो? क्या ये मैं मान सकता हूँ कि माणिकचंद जी के वहाँ से ही आए हैं? सुराणा जी का प्रभाव तो रहा ही है। हाँ, इसके अलावा मैंने जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैंने लोहिया को पढ़ा, जेपी को पढ़ा, हुँ, अपने दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ा, गांधी को हुँ, पढ़ा।
इवन एक राजस्थान में चिंतक हुए तन सिंह जी, उनको भी पढ़ा। तो इन सब लोगों को पढ़ने से एक बात तो सब लोगों में एक जो कॉमन बात है कि उन्होंने जहाँ भी थे, जिस भी स्थिति में थे, अन्याय के खिलाफ मजबूती से प्रतिकार किया। और जैसे गांधी कहते हैं कि सच अकेला ही होता है। तो आप अगर सच के साथ खड़े हैं तो फिर दुनिया की कोई बड़ी फोर्स आपके खिलाफ आपका नुकसान नहीं कर सकती। सच की ताकत बहुत होती है। अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले को ईश्वरीय ताकत मिलती है। तो ये इनबिल्ट चीज़ ही आप कह लीजिए, संस्कारों की चीज़ कह लीजिए, पूर्वजों ने जो 1000-2000 साल तक अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसका कारण कह लीजिए, पढ़ने लिखने का कारण कह लीजिए, इन सब का एक कॉमन इफेक्ट है। डॉक्टर साहब, आज की स्थिति में यदि हम राजनीति करने वाले लोगों को देखें तो उनमें मुझे लगता है पढ़ाई का बहुत अभाव है। शायद वो कई तो ऐसे लोग होंगे जो समाचार पत्र भी नहीं पढ़ते होंगे। वहीं दूसरी ओर आपकी जो गिनती है वो इंटेलेक्चुअल की श्रेणी में आती है, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी। मैं एक थोड़ा सा हटके क्वेश्चन करूंगा। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी विचारधारा आखिर कौन सी है? आपने गांधी को पढ़ा, आपने लोहिया को पढ़ा, आपने जेपी को पढ़ा, आपने रूस के साम्यवाद को पढ़ा, आपने अमेरिका के पूंजीवाद को भी पढ़ा। आपकी विचारधारा इसमें कहाँ फिट बैठती है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि आदमी को खिड़की दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए, ताकि ताज़ा हवा आती रहे। तो आप जब तक दुनिया के जितने भी बड़े विचारक हुए हैं, दुनिया में जिसने भी कोई नया आइडिया दिया उसको नहीं पढ़ोगे। पूंजीवाद को पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना मार्क्सवाद को पढ़ना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी समाजवाद को पढ़ना भी ज़रूरी है। मैं इस मामले में मानता हूँ कि ये जो पश्चिमी धारणाएँ हैं, पूंजीवाद हो चाहे साम्यवाद, ये जो पश्चिम के विचार हैं, भारतीय विचार अपने आप में एक अद्भुत विचार है। आप उसको गांधी का रास्ता कह सकते हो, उसको पंडित दीनदयाल का रास्ता कह सकते हो, उसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का रास्ता कह सकते हो। वो अपने आप में एक पूरा समग्र विचार है। और दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, जिस तरह का संकट से दुनिया गुजर रही है, जिस तरह के आर्थिक साम्राज्यवाद के दौर से दुनिया गुजर रही है, उसका मुकाबला करने के लिए वो अपने आप में एक समग्र विचार है, जो भारतीयता का विचार है, मूल भारतीय विचार है, मूल भारतीय जो दर्शन है। तो मैं अपने आप को उसके नज़दीक पाता हूँ। ये सिख विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए, भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए, गांधी, लोहिया, जेपी को पढ़ते हुए भी एक समग्र जो थॉट प्रोसेस विकसित हुआ है। और आप इसको मानिए, कई बार पार्टी प्लेटफॉर्म पे भी इन सब मसलों को लेके जहाँ असहमति होती है, मैं उसको बड़ी मजबूती के साथ वहाँ भी असहमति का जिक्र जरूर करता हूँ। तो आपका भाव ये है कि आप इन सबको पढ़ करके जो ठीक लगती है आपको, भारतीय विचार है वो, विचार मेरा उसमें उसका कुछ नहीं है। वही बात तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं, वही बात गांधी कहते हैं, वही जेपी कहते हैं, वो लोहिया कहते हैं। थोड़ा बहुत उसमें वे उनका अलग है कहने का। तो आम फर्क हो सकता है, लेकिन समग्र जो भारतीय विचार है वो एक ही है। हालांकि आप राजनेता हैं, पर एक सुलझे हुए अर्थशास्त्री के रूप में बताइए कि ये जो फ्री में रेवड़ियां, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार है, बांट रही है जी, ये कितनी घातक है आपकी नज़र में? देखिए, एक तो मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन एक सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते जो एक मेरी समझ विकसित हुई है, उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आप रेवड़ी किसको मानते हो, डेफिनेशन ऑफ, मतलब जो फ्री बीज आप किसको कहते हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो बेसिक चीज़ है, उस पे तो सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। मैं बिल्कुल मजबूती के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो इस पे तो सरकारों का फोकस होना ही चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह की अभी चुनाव में देख रहे हैं, दक्षिण भारतीय चुनाव में टीवी दे देंगे, ये देंगे, वो देंगे, और ये इस तरह का जो चलन चला है, निश्चित रूप से वो चलन बहुत घातक है। एक बात मैं ब्रिजमोहन जी और इस बात को कहता हूं कि जो चुनावी घोषणा पत्र है उस पर कोई न कोई संवैधानिक बाध्यता तो लानी चाहिए। आप कई बार कोई वादा करके और वोट ले लेते हो और फिर आप उस वादे को पूरा नहीं करते, ये एक तरह की सरासरी ठगी है। जैसे राजस्थान के विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी जी ने कहा हम किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे,
और हर एक बेरोजगार को 3500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देंगे। दोनों ऐसी महत्वपूर्ण घोषणाएं थी जिसके कारण राजस्थान में उनकी सरकार बनी। दोनों ही घोषणाओं से उनकी पार्टी मुकर गई। न तो उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया और न ही प्रत्येक बेरोजगार को 3500 रुपए भत्ता दिया। तो आप इसको नहीं मानेंगे कि आपने एक वादा किया, लोगों को मूर्ख बनाया, उनका वोट लिया और फिर आप मुकर गए। मतलब ये सरासरी एक तरह की ठगी है। तो इस पे कोई न कोई ठोस कानून बनना चाहिए और ठोस कानून जो भी वो घोषणाएं हैं, उन सब घोषणाओं के लिए उनका रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, ये चीज भी वो साथ साथ जिक्र करें कि भाई जब हमारा हमारा एक बजट है, उसमें पैसा कहाँ से आना है ये तय है, खर्च कहाँ होना है ये तय है। बजट का बड़ा पैसा तो वेतन में चला जाता है, आपके पास बहुत थोड़ा पैसा बचता है, उस पैसे का आप उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी करना है, फिर आप ये फ्री बीज कहाँ से बांटेंगे। तो ये इस पे मैं इस बात को मजबूती के साथ कहता हूँ कि फ्री बीज की डेफिनेशन डिसाइड मतलब ये होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो चीज़ें हैं ये फ्री बीज की श्रेणी में नहीं आती, लेकिन दूसरे जो अनावश्यक रूप से जिस तरह की घोषणाएं होती हैं उन पे लगाम लगनी चाहिए। अदरवाइज ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, वो बिगड़ जाएगा। और उसके लिए वित्तीय अनुशासन होना चाहिए पूरे देश के स्तर पर। जो भी कोई एजेंसीज हैं उनको इस पे सोचना चाहिए। और वित्तीय अनुशासन के बिना क्या होता है कि आप लोन लेते 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 कब तक इनको चलाओगे। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की हालत कितनी खराब हो गई है, दुनिया में बहुत सारे देश हैं, श्रीलंका की हालत बिगड़ गई। तो ये इस तरह से तो कोई इकोनॉमिक ढांचा चलना नहीं है। तो इसको वित्तीय अनुशासन के साथ ठोस निर्णय लेना चाहिए सरकारों को। आपका हम जब आर्टिकल पढ़ते हैं या आपके भाषण सुनते हैं या सोशल मीडिया पे कुछ पढ़ते हैं, आपके जितने भी प्लेटफॉर्म्स है हम देखते हैं, तो हम आपको पाते हैं कि आप एक विजन की बात करते हैं, एक विकसित बीकानेर की बात करते हैं, विकसित राजस्थान की बात करते हैं। जी। तो आपका विजन क्या है, तो कैसे करोगे आप? मतलब जो आप बात कर रहे हो, जब आपके हाथ में सत्ता आ जाएगी तो आप इसको किस स्टाइल से काम करोगे, कैसे करोगे और इसको लागू कैसे करोगे? ब्रिजमोहन जी, मैं इस बात का बार बार जिक्र करता हूँ कि जो पूरा पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की किसी भी तरह की कमी नहीं है। हमारे पास भरपूर नेचुरल रिसोर्सेज है। हमारे यहाँ पेट्रोलियम पदार्थों की खोज हो गई है, पेट्रोलियम निकल रहा है। हमारे यहाँ भरपूर मिनरल्स हैं, हमारे यहाँ पानी है, हमारे यहाँ ज़मीन बहुत उपजाऊ है, हमारे लोग बहुत मेहनती हैं। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पश्चिमी राजस्थान के लोगों ने अपनी मेधा का, अपनी बुद्धि का, अपनी क्षमता का लोहा नहीं मनवाया हो। तो जब पूरी दुनिया में जाकर हम लोग ये सब अपना लोहा मनवा सकते हैं, तो हम हमारे इलाके को आखिर विकसित क्यों नहीं कर सकते। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि जो सिंगापुर है, तो सिंगापुर के लिए किसी ने सोचा तभी तो सिंगापुर बना। हांगकांग के लिए किसी ने सोचा तभी तो हांगकांग बना। अमेरिका का किसी के पास विजन था तभी तो अमेरिका बना। तो ऐसा विजन दिखाने के लिए हमारा क्यों नहीं हो सकता। मैं जब भी स्टूडेंट्स के साथ, यूथ के साथ बात करने जाता हूँ, तो मैं उनसे ये बात करता हूँ कि हम एक सिंगापुर के जैसे विकसित बीकानेर का सपना क्यों नहीं देख सकते। ये सब कोई असंभव चीज़ नहीं है। अभी गल्फ देश में मैं गया, वहाँ जिस तरह का बदलाव देखा कि 30-40 साल के इतिहास में बिल्कुल बदलाव हो गया। रेगिस्तान था। हाँ, रेगिस्तान था और आज दुनिया के बेहतरीन शहर हैं उनके पास, बेहतरीन स्ट्रक्चर है उनके पास, टेक्नोलॉजी है। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती। बेसिकली मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि पूअर पॉलिटिकल लीडरशिप इसके जिम्मेदार है, लेकिन उतनी ही जिम्मेदार हमारी यहाँ की जनता भी है कि जो ऐसी पूअर पॉलिटिकल लीडरशिप को चुनती है और चुनने के बाद में खुद मुद्दों को लेके उसमें कोई जागरूकता नहीं है। तो मैं पहली बात तो ये कहता हूँ कि जब तक जन जागरूकता नहीं आएगी, जब तक लोगों का विजन नहीं बनेगा, लोगों का थॉट नहीं बनेगा इस तरफ कि हम एक समृद्ध बीकानेर का सपना देखें, हम समृद्ध पश्चिमी राजस्थान का सपना देखें, हम एक विकसित राजस्थान का सपना देखें और फिर उस दिशा में काम करें। जब तक विजनरी लीडरशिप, नई लीडरशिप विजनरी नहीं आएगी, इस दिशा में सोचने वाली नहीं आएगी, जब तक हम जाति पे, धर्म पे, इलाके पे और इस तरह के मुद्दों पे वोट देते रहेंगे, तब तक ये सब चीज़ें होनी नहीं है। जहाँ तक मेरे विकसित बीकानेर के विजन की जो बात है, मैं ये सोचता हूँ कि बीकानेर में सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। आज भी हमारे यहाँ की सड़कें इतनी बुरी स्थिति में है कि हमें लगता है कि चांद के धरातल पे घूम रहे हैं। हमारे यहाँ सीवरेज का पूरा स्ट्रक्चर गड़बड़ है। जो बेसिक चीज़ें हैं वो उन सब चीज़ों का हमारे शहर में अभाव है। आप हमारे कंपेरेटिव दूसरे संभाग मुख्यालय देखिए, 60-70 साल में
जयपुर कहाँ चला गया, जोधपुर कहाँ हो गया। 5,000 करोड़ रुपए का काम अकेले कोटा शहर में हुआ है 4 साल में, जबकि हमारे यहाँ 500 करोड़ का काम भी नहीं हुआ। तो ये जब तक बेसिक स्ट्रक्चर नहीं खड़ा होगा। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट के मामले में हमारा शहर अभी भी सबसे बहुत पीछे है। जब तक हमारे यहाँ रोजगार से जुड़े हुए केंद्र शुरू नहीं होंगे, इंडस्ट्रीज नहीं आएगी, सेंटर नहीं खुलेंगे, तब तक हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो हमारी सारी प्रतिभाएं बाहर चली जाएंगी। तीसरी बात कि जो टेक्नोलॉजी का नया दौर आ गया है, टेक्नोलॉजी का नया युग आ गया है, तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमारे यहाँ की जो जैसे एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, उन पे खूब काम हो सकता है। हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर पे भी खूब खूब काम हो सकता है। तो कोई न कोई जो बीकानेर के रहने वाले लोग जो दुनिया के दूसरे देशों में जाके जिन्होंने अपनी क्षमता का, मेधा का लोहा मनवाया है, वो कहीं न कहीं शहर के बारे में वापस आएँ, विचार करें और इस शहर के विकास के लिए भी उनकी भूमिकाएँ तय हो, अपना योगदान तय हो। और कोई न कोई एक ऐसा कॉमन प्लेटफ़ॉर्म बनना चाहिए जिसमें सरकार भी साथ हो, जिसमें उद्योगपति भी साथ हों, जिसमें ऐसे बुद्धिमान लोग जो बीकानेर के हैं, उन सब लोगों को एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म पे लाके वो विकसित बीकानेर का कोई न कोई ढांचा तय खड़ा किया किया जाना आवश्यक है। इस विकसित बीकानेर या विकसित राजस्थान की यदि हम बात करते हैं, तो उसमें अकाउंटेबिलिटी कितनी तय होनी चाहिए? तय हो तो किस लेवल की तय हो और क्या अभी तय है क्या? इस पर आपका क्या आपका विचार है? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ा जो संकट है वो अकाउंटेबिलिटी का ही है। सरकारों ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझनी बंद कर दी, ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल इस पे नहीं समझती है, पॉलिटिकल लोगों ने भी सोचना बंद कर दिया और जनता तो जनता है, मालिक है। तो जब तक ज़िम्मेदारी तय नहीं होगी, जब तक उसका जो काम आपके ज़िम्मे है, उसका परीक्षण नहीं होगा, तब तक कैसे परिणाम तय हो पाएँगे? तो जो मैंने पहले बात कही कि जब भी आप चुनाव में जा रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, उनके अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं है, तो फिर बाकी सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं? तो मैं ये मानता हूँ कि वर्तमान जो हमारा स्ट्रक्चर है, उस सबसे बड़ी खामी यही है कि किसी आदमी की कोई ज़िम्मेदारी तय नहीं है और वो तय है, तो वो उसको पूरे करने के लिए कोई बाध्य नहीं है। तो जब तक इस पे कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनेगी, तब तक काम-काज कुछ होना नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हर स्तर पे ज़िम्मेदारियाँ तय हो और उसको क्रॉस टैली करने वाली एजेंसी भी हो, ताकि वो प्रभावी ढंग से काम हो सके। तो पार्टियों की जो मैनिफेस्टो है, वहाँ से अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। बिल्कुल तब होगी, जाकर के ये नीचे उस स्तर पे होगी, हो पाएगी। अदरवाइज़ नहीं होगी। मुश्किल है। मैं अब थोड़ा-सा हट के क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे। मेरा सवाल ये है कि आप कानून के ज्ञाता हैं, कानून के आप स्टूडेंट रहे। वर्तमान में विधायिका और न्यायपालिका दोनों के बीच में टकराव की स्थिति है। ये टकराव क्यों हो रहा है? क्या इस टकराव होने से जनता को कितना फायदा, कितना नुकसान और वास्तव में रीजन क्या है इस टकराव के? देखिए बृजमोहन जी, 2 बड़ी बातें हैं। एक तो विधायिका और न्यायपालिका में जो टकराव की चर्चा इन दिनों में है। भारत के संविधान ने विधायिका को, न्यायपालिका को, सबको अपने-अपने काम दिए हैं। बिल्कुल उसमें बँटवारा किया हुआ है। जब भी कोई एक संस्था दूसरी संस्था पे हावी होती है, तब टकराव की स्थितियाँ होती हैं। हम पिछले दिनों से देख रहे हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की कार्यशैली है, वो कहीं न कहीं विधायिका के कामकाज में दखल-अंदाज़ी की जा रही है। तो ये निश्चित रूप से चिंताजनक बात है कि जो बाउंड्रीज़ जिस एजेंसी की तय है, वो अपनी बाउंड्रीज़ में रहे और वो काम करे। तो भारत का संविधान का ढांचा ऐसा है कि विधायिका है, चाहे कार्यपालिका है, न्यायिक है, इन सब में आपस में सामंजस्य रह के और अपनी बाउंड्रीज़ में रह के ये काम किया जा सकता है। दूसरा एक बड़ा जो विवाद का विषय इन दिनों देश में चल रहा है, वो जो जजेस की नियुक्ति का जो मसला है, कॉलेजियम का मसला है। मेरा ये स्पष्ट तौर से मानना है कि इस कॉलेजियम से मुक्ति तो होनी चाहिए। बहुत बड़ा तबका इन सब चीज़ों से वंचित है, उसको एंट्री होनी आवश्यक है। कॉलेजियम तो एक फैमिली का ढांचा है, आप चाहेंगे वही आएगा, बाकी कोई आएगा नहीं। तो इसमें इसका लोकतांत्रिकरण भी किया जाना आवश्यक है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें दोनों समय से ये कोशिश कर रही हैं कि कॉलेजियम का स्ट्रक्चर टूटे और इसके कारण एक विवाद की स्थिति बनी हुई है। आप देखिए कि मैं बड़े मतलब तकलीफ के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी पे कभी भी संकट आएगा तो उसका बड़ा कारण न्याय व्यवस्था बनेगी। जिस तरह से आम आदमी का
न्यायिक व्यवस्थाओं से भरोसा उठ रहा है। आप देखिए कि लोग एनकाउंटर के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, तालियाँ बजाते हैं। लोग लोग एक खुशी का इज़हार करते हैं। तो ये आप इसको जुडिशियल सिस्टम का फेलियर नहीं मानते क्या? मैं ये कहता हूँ कि एनकाउंटर के पक्ष में खड़ा होना, इसका मतलब सीधा-सीधा बात यही है कि लोगों का भरोसा जुडिशियल सिस्टम से उठ गया है। लोग ये कहते हैं कि जो न्यायालय है उनमें फैसले हो रहे हैं, न्याय नहीं हो रहा। और ये हम रोज़ के अपने जीवन की रोज़ाना की घटनाओं में देखते हैं कि जो दोषी लोग होते हैं वो बच जाते हैं और जो निर्दोष लोग हैं उनको सज़ाएँ हो जाती हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका, जो जुडिशियल सिस्टम जिस तरह से काम कर रहा है, डेमोक्रेसी के लिए सबसे खतरनाक स्थिति ये है कि अगर लोगों का भरोसा जिस तरह से न्यायपालिका पे उठता जा रहा है, उसका मतलब वो न्यायपालिका पे भरोसा नहीं उठ रहा, वो डेमोक्रेसी पे भरोसा उठ रहा है। और ये खतरनाक संकेत हैं। जब तक न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका अपनी बाउंड्रीज में रह के काम नहीं करेंगी, आपस में विवाद की स्थिति होगी और नीचे का जो जुडिशियल सिस्टम है, जिस तरह का करप्शन उसमें आ गया है या जिस तरह का ढांचा ये विकसित हो गया है, वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। उन पर हम सब लोगों को सोचना चाहिए। ये ज़रूरी है कि न्याय होना चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए, ताकि आम आदमी का भरोसा न्यायपालिका पे बना रहे, डेमोक्रेसी पे बना रहे। मैं आपको आपकी बात को जहाँ तक समझ पाया हूँ, जो टकराव की जो बात हो रही है, उसमें आपका मतलब ये है कि कोलेजियम एक बड़ा कारण है टकराव का। कोलेजियम भी कारण है, दूसरा हम बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं ना। हमारे हुँ, हमारे सारे कामकाज का बंटवारा किया हुआ है संविधान में, बहुत क्लियरली बाउंड्रीज डिसाइड की हुई है। तो आप बाउंड्रीज को ब्रेक करेंगे, हुँ, दूसरे हुँ। के उसमें जाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से टकराव होगा ही। तो इसमें सुधार कैसे हो सकता है? सुधार तो यही है कि सब अपनी बाउंड्रीज को समझें और अपने जिम्मे जो काम है उसको तो करें कम से कम। दूसरे की दखलअंदाजी करने के बजाय अपना काम करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। दूसरे घर में ना देखें। ये तो बातें बहुत चलती रहेगी। मैं वापस अभी तो राजनीतिक और इस प्रकार से हमने बातें की। मैं वापस आपके जीवन में आऊँगा। ऐसा कोई किस्सा जो आपके छात्र राजनीति में रहा हो, बचपन में रहा हो, जिसको हम सुनने से वंचित रह गए हों, जो आपको कोई याद आ रहा हो ऐसा? ऐसी तो घटनाएँ दैनिक जीवन में खूब सारी घटती रहती हैं। एक बार हम लोग यूनिवर्सिटी मूवमेंट को लेके भूख हड़ताल पे बैठे थे। हुँ, कुछ 2003 की घटना है। राजस्थान में अशोक गहलोत जी की पहली सरकार थी। बीडी कल्ला जी यहाँ मिनिस्टर थे उस राज्य में। राधेश्याम गंगानगर यहाँ के प्रभारी मंत्री थे। हुँ, और ये यूनिवर्सिटी, बीकानेर यूनिवर्सिटी स्थापना का अंतिम चरण का आंदोलन चल रहा था। हुँ, तो हंगर स्ट्राइक पे थे हम लोग। शाम को 3-4 दिन हो गए थे। शाम को हम लोग जो धरने पे कुछ लोग मौजूद थे उस समय, कोई अटैक हुआ। हमने समझा कि पुलिस ने अटैक किया है। एक सामान्य मानसिकता जैसी स्टूडेंट लीडर्स की होती है कि पुलिस हमारे इसको हटाना चाह रही है तो पुलिस ने अटैक किया है। हुँ, वास्तव में क्या था कि दिन में कोई बंद हमने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद कराए थे। तो हमारे जो साथी कार्यकर्ता हैं उनका किसी से झगड़ा हो गया था डूंगर कॉलेज में बंद को लेके। हुँ, वो लोग विरोध कर रहे थे और हमारे वालों ने ज़बरदस्ती कोई बंद करा दिया होगा, इस तरह की घटना हुई हुँ, थी। हुँ, तो वो लड़के आए और उन्होंने आके और कोई शाम को हमारे धरना स्थल पे कोई लाठी पत्थर बरसाए होंगे। हुँ, हमने सोचा कि पुलिस ने ये किया है। हुँ, तो थोड़ी देर में हमारे जो खूब सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए, स्टूडेंट्स आ गए और आक्रोशित थे, यूथ थी तो पुलिस की गाड़ी को पलट दी। किसी न्यूसेंस ने शायद शायद उसमें आग लगाने की कोशिश भी की। हुँ, और फिर हम 200-400 लोग, रात को अंधेरा हो गया था, तो एसपी के घर पे आ गए, नारेबाज़ी करने लग गए। हुँ। और मतलब मुझे तो आज इस बात को सोचता हूँ तो लगता है कि कैसे हुआ। और वो एसपी के घर का गेट वेट तोड़ के लोग अंदर घुस गए, सारे अच्छा। लोग। हाँ। हुँ, हुँ, और फिर नारेबाज़ी करने लग गए। तो इतने में जब ये हुआ कि टाइगर के घर पे हमला हो गया, इस तरह से पूरी पुलिस फ़ोर्स इकट्ठी हो गई हुँ, और हम सब लोगों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। हुँ, 100-200 लोगों को तो अरेस्ट कर लिया, बाकी को इधर भगा-भुगू दिया पुलिस ने, लाठीचार्ज किया तो बाकी लोग भाग गए। हुँ, हमें ले गए, जामसर थाने में ले गए। हुँ, तो ये शुरुआती छात्र जीवन का वाक़या था, हालाँकि मैं छात्र संघ चुनाव लड़ चुका था। हुँ, तब हमें लगा कि कुछ न कुछ हमारे साथ बहुत बुरा होगा। उस दौरान ऐसी घटनाएँ भी हुई थी कि पुलिस कुछ लोगों को पकड़ती, अलग-अलग थानों में ले जाती, उनके साथ मारपीट करती। हुँ, तो हक्के-बक्के थे। रात को 11-12 बजे की बात है, कुछ पत्रकार वहाँ से जो निकल रहे थे तो परिचित थे। उनको हमने कहा भई ये इस तरह की बात है। तो महेंद्र सिंह भाटी उस समय
हमारे नेता थे, एमपी तो पहले रहे थे, उस समय एमपी तो नहीं थे, लेकिन वो हमारे हर मूवमेंट से, उन सब चीज़ों सबसे जुड़े हुए थे। हम्म, तो एक पत्रकार महोदय ने रात को उनको टेलीफ़ोन पे इत्तला दी, उनको पता लगा तो वो हमें तो गिरफ्तार करके ले गए, वो रात को धरना स्थल पे पहुँच गए थे। फिर उन्होंने एसपी से इन सब से बात की तो निश्चित रूप से अधिकारी गुस्सा थे कि जिस तरह से हम लोगों ने एक्ट किया था उससे नाराज़ थे। लेकिन उन्होंने समझा-बुझा के कहा स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं। तो फिर रात को ही जामसर थाने से हमें वापस पुलिस लाइन ले आए। हम्म, पुलिस के लोगों ने खूब कोशिश की हमारी हंगर स्ट्राइक तुड़वाने की, भई ये कुछ खा लें, पी लें, हम्म, लेकिन हम सब लोग उस मसले पे अडिग रहे। अगले दिन फिर दिन भर हम लोग एसपी के ऑफ़िस के आगे ही धरने पे बैठे रहे, शाम तक समझौता हुआ। हालाँकि वो विश्वविद्यालय बना, हमारा आंदोलन सफल रहा। लेकिन एक ये स्टूडेंट लाइफ़ में कुछ बचपने की घटनाएँ जैसे होती हैं, तो उस तरह की एक घटना थी जो मैंने कहा ये आप विश्वविद्यालय वही है जो महाराजा गंगा सिंह जो बाद में गंगा सिंह विश्वविद्यालय इसको नाम दिया गया। तो डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत जिन्होंने गांधीजम पे पीएचडी की, तो उनका एक पहलू ये भी है कि वो एसपी के घर उनकी पूरी ब्रिगेड हमला करती है और उनके गेट तोड़ती है। तो ये दोनों अलग अलग दो तरह के पहलू जिनको शांति और अ, उसके लिए जाने जाते हैं आज। तो एक सुरेंद्र सिंह शेखावत का एक वो पहलू भी था। देखिए, गांधी भी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात करते हैं। तौर तरीके में फ़र्क हो सकता है, वो भी अनार्किज़्म की बात करते हैं। लेकिन वास्तव में कोई इंटेंशन ऐसा तो था नहीं कि हम कोई वॉयलेंट करते वहाँ। एक सामान्य आंदोलन था और जिस तरह का आक्रोश छात्रों में होता है, उस तरह का आक्रोश ही था। तब तक समझ भी इतनी विकसित नहीं हुई थी। गांधी को पढ़ने-लिखने का, समझने का अवसर तो बहुत बाद में मिला और मुझे लगता है कि अभी भी बहुत कुछ समझना, सीखना बाकी है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी हम आपको बुलाएंगे, हमारी टीम आपको बुलाएगी, तो आप हमें ऐसे ही समय देते रहेंगे। धन्यवाद ब्रजमोहन जी। आपका प्यार और स्नेह बनाए रखें।